यूपीएससी सिविल सर्विसेज मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र 3 में इकोनॉमी की विशिष्ट भूमिका है। इकोनॉमी के सेक्शन पर तैयारी करने के लिए आपको उसकी अवधारणाओं पर पकड़ बनाना बेहद जरूरी होता है। जब एक बार इकोनॉमी के सेक्शन पर अवधारणाओं के माध्यम से पकड़ बना ली जाए तो न केवल मुख्य परीक्षा के बेहतर उत्तर देखे जा सकते हैं बल्कि प्रारंभिक परीक्षा में भी बेहतर प्रदर्शन किया जा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इकोनॉमी दिस वीक प्रोग्राम की शुरुआत की थी और इसमें हम पिछले एक सप्ताह की सभी महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई खबरों पर आपके साथ विस्तार से बात करते हैं, विशेष तौर से अवधारणाओं को ध्यान में रखते हुए। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहली खबर देखते हैं। पहली खबर हमारी डेरिवेटिव से जुड़ी हुई है। फ्यूचर्स एवं ऑप्शंस डेरिवेटिव्स के दो महत्वपूर्ण प्रकार होते हैं। आप जानते हैं ये खबर चर्चा में इसलिए है क्योंकि एक बहुत बड़े स्टॉक मार्केट के खिलाड़ी जिनका आपने नाम सुना होगा, पूरे विश्व स्तर पर ये छाए रहते हैं, वॉरेन बफेट। उन्होंने डेरिवेटिव्स को वस्तुतः विनाश के वित्तीय हथियार के रूप में व्याख्यायित किया है और कहा है कि ये एक तरह के टाइम बॉम्ब है। इसके अलावा डेरिवेटिव्स की पहले भी कई प्रमुख व्यक्ति आलोचना कर चुके हैं और उनमें शामिल है भारत में सेबी की पूर्व चेयरपर्सन माधवी पुरीबुच। इसके अलावा एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज प्रमुख आशीष कुमार चौहान, हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वर ने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग को लेकर के कई प्रकार की चिंताएं जताई हैं और कई तरह के आंकड़े हमारे सामने आते हैं कि 90% रिटेल निवेशक फ्यूचर्स और ऑप्शंस में अपने पैसे खो देते हैं। आज हम इस टॉपिक के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि वस्तुतः ये डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स और ऑप्शंस डेरिवेटिव्स होते क्या हैं। बिल्कुल सामान्य भाषा में इसको समझने का प्रयास करेंगे। डेरिवेटिव्स को आप एक फाइनेंशियल एग्रीमेंट के रूप में व्याख्यायित कर सकते हैं। एक प्रकार का फाइनेंशियल एग्रीमेंट होता है दो व्यक्तियों के बीच, आप इसको समझ लीजिए कि दो व्यक्तियों के बीच का एक फाइनेंशियल एग्रीमेंट होता है। और ये वैल्यू कहां से हासिल करता है, इसकी वैल्यू किस पर निर्भर होती है, इसकी वैल्यू जो निर्भर होती है, वैल्यू का जो डिपेंडेंसी होती है वो अंडरलाइंग एसेट पर निर्भर होती है। और ये अंडरलाइंग एसेट्स क्या होते हैं, इन अंडरलाइंग एसेट्स में कई चीजों को आप व्याख्यायित कर सकते हैं, जैसे स्टॉक की कीमत ही वस्तुतः इस फाइनेंशियल एग्रीमेंट में जो वैल्यू है उसको निर्धारित करती है। इसके अलावा इसमें कमोडिटी भी इसको निर्धारित कर सकती है और कमोडिटी में जैसे सोने की कीमत निर्धारित कर सकती है, सोना का भाव क्या है, तेल का भाव क्या है, ये भी निर्धारित कर सकता है। इसके अलावा मुद्रा की वैल्यू क्या है, वो घट रही है बढ़ रही है, करेंसी, वो भी निर्धारित कर सकती है। और इसके अलावा इंडेक्स भी निर्धारित कर सकता है और इंडेक्स के माध्यम से भी ये अपनी वैल्यू हासिल करता है। अगर आप इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझना चाहें तो उदाहरण से बहुत अच्छी तरह से इसको समझा जा सकता है। उदाहरण से आप किस प्रकार से समझेंगे इसको, मान लिया आपको आम खाना बेहद ज्यादा पसंद है, मार्च का महीना है और मार्च में आप ये समझ रहे हैं कि मार्च में जो आम की कीमत है वो लगभग 200 रुपए किलो है। 200 रुपए किलो मार्च में कीमत है और आप ये जानते हैं कि आम का जो सीजन है वो जून जुलाई में आने वाला है और आप पहले से ही आम के प्रति आम को खरीद करके रखना चाहते हैं। तो आपने किसी विक्रेता से पहले ही एक फाइनेंशियल एग्रीमेंट कर लिया, एक समझौता कर लिया कि आप उससे जून और जुलाई के महीने में इतना आम खरीदेंगे और वो आम खरीदेंगे किस कीमत पर, 200 रुपए पर किलो के हिसाब से ही आप उसको खरीदेंगे। अब मान लिया जून जुलाई का महीना आ चुका है और जून जुलाई का महीना आने पर जो आम की कीमत है वो लगभग 300 रुपया किलो हो गया है, लेकिन आपने इसके साथ पहले से ही एक एग्रीमेंट किया हुआ है। तो यहां पर आपको पर किलो कितने रुपए की बचत हुई, 100 रुपए किलो की बचत हो गई है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि जो आम की कीमत है वो 200 के बजाय 150 हो जाए और यहां आपको एक नुकसान होने की अवस्थिति आएगी, यानी पर किलोग्राम पर आपको 50 रुपए का नुकसान होगा। लेकिन अगर कीमतें बढ़ी तो आप 1 किलोग्राम पर 100 रुपए का फायदा भी लेंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, इसीलिए इसको फ्यूचर्स डेरिवेटिव के नाम से संबोधित किया जाता है। अगर ये फ्यूचर डेरिवेटिव है तो जो ऑप्शंस डेरिवेटिव क्या होता है, अब इसी उदाहरण के माध्यम से आप इसे समझने का प्रयास कीजिए कि ऑप्शन डेरिवेटिव क्या होता है। उसमें आपके पास ऑप्शन होता है, मान लिया आम की कीमत जो है मार्च महीने में आपको 200 रुपए है और जून जुलाई में ये 300 रुपए भी हो सकती है, कोई भी कीमत हो सकती है। और इसको दूसरे उदाहरण से समझने का, आम इसके लिए बेहतर उदाहरण नहीं होगा। मान लिया आप ये समझते हैं कि कोई मूवी आने वाली है
जिस जिस मूवी को आप देखना चाहते हैं, और ये भविष्य में मूवी आएगी, और उस मूवी का जो टिकट होगा वो 300 रुपए होगा। तो आप क्या करते हैं, उस मूवी के टिकट को रिजर्व करवा लेते हैं 50 रुपए में, यानी 50 रुपए कितना हुआ, प्रीमियम हुआ। 50 रुपए का प्रीमियम आपने भर दिया, और जब भी ये मूवी आएगी, जिस दिन रिलीज होगी, आप 300 रुपए में इस मूवी को देखना चाहते हैं, और इस टिकट को रिजर्व करवाने के लिए आपने 300 रुपए 50 रुपए पहले से दे दिए। अब मान लिया जिस दिन मूवी रिलीज होती है उस दिन आपके पास टाइम है, तो आप मूवी देखने जाते हैं और आप 300 रुपए में मूवी देख लेते हैं, यानी मूवी का आनंद आप उठाते हैं। लेकिन इसमें एक ये भी है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, और आप टाइम नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। स्किप करने पर आपका लॉस कितना है, केवल 50 रुपए का है, 300 रुपए का आपका लॉस नहीं है। तो इसमें आपको देखने का भी ऑप्शन है और इसको स्किप करने का भी ऑप्शन है। इसको हम कह सकते हैं कि कॉल ऑप्शन। आप तभी खरीदेंगे, खरीदने को कॉल ऑप्शन कहते हैं, और बेचने को क्या कहते हैं, पुट ऑप्शन कहते हैं। तो यहाँ कॉल ऑप्शन की बात हो रही है। तो आपने देखा मूवी, 300 रुपए में देख लिया है, अगर आपके पास टाइम है तो आपका बेनिफिट यह है कि आपने उस मूवी को एंजॉय कर लिया है। क्योंकि ऐसा हो सकता था कि उसके टिकट आपको मिले ही ना, तो 50 रुपए में आपने पहले ही उसको रिजर्व कर लिया। आपके पास स्किप करने का भी ऑप्शन है। तो ऑप्शन अगर है तो आप का जो पैसा खोने वाला है वो केवल 50 रुपए ही आपका खोने वाला है। अब इसी चीज को आप किसी भी प्रकार की कमोडिटी पर लागू कर सकते हैं, सोने की कीमत पर भी कर सकते हैं, सोने में इन्वेस्टमेंट पर भी कर सकते हैं। आप तेल की कीमत पर, तेल को खरीदना चाहते हैं पहले से ही, आप स्टॉक पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। हर जगह आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। डेरिवेटिव यही है, ये एक तरह का फाइनेंशियल एग्रीमेंट होता है जो अपनी जो वैल्यू हासिल करता है वो अंडरलाइंग एसेट से करता है, जिसमें कमोडिटी भी होती है, तेल भी हो सकता है, सोना हो सकता है, आम का उदाहरण हमने देखा, मूवी टिकट का हमने उदाहरण देखा। तो जो चीज आप बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स समझ रहे थे वो बहुत आसान है, डेरिवेटिव को समझना बेहद आसान है। और उसके दो महत्वपूर्ण प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं, फ्यूचर्स और ऑप्शंस में। हाँ, लेकिन इससे संबंधित जो आंकड़ा आया है वो आंकड़ा ये कह रहा है कि इसमें लोग पैसा बहुत गंवाते हैं। 90% ऐसे व्यक्ति हैं जो ठीक से किसी कीमत को जान नहीं पाते कि भविष्य में उसकी कीमत क्या होगी, क्योंकि उनको फाइनेंशियल मार्केट की उतनी जानकारी नहीं होती, और अज्ञानता में ही वो लगातार निर्णय लेते रहते हैं। और किसी स्टॉक की कीमत या किसी भी चीज की, कमोडिटी की कीमत भविष्य में गिरेगी या उठेगी, उसका वो ठीक से अंदाजा नहीं लगा पाते। और यही कारण है कि 90% व्यक्ति, आंकड़ा ये आता है लगभग 90% इनमें, इन डेरिवेटिव्स में अपना पैसा गंवा देते हैं। तो डेरिवेटिव क्या हुआ, वित्तीय अनुबंध हुआ जिसकी कीमत अंडरलाइन एसेट, सोना, स्टॉक, इंडेक्स, इस तरह की चीजों पर निर्भर होती है, आधारित होती है। और मुख्य उद्देश्य होता है जोखिम को संतुलित कर देता है। जोखिम को संतुलित किस प्रकार से कर देता है कि भविष्य में बहुत ज्यादा कीमत किसी चीज की न बढ़ जाए, या हमें मूवी ही न देखने का अवसर मिले। तो इस प्रकार के जोखिम को ये संतुलित कर देता है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव को आपने समझ लिया। फ्यूचर और ऑप्शंस, डेरिवेटिव भी आपने समझ लिए। जैसे फ्यूचर की बात करें तो खरीदार और विक्रेता दोनों एक निश्चित तारीख पर तय कीमत पर लेन देन करना अनिवार्य कर लेते हैं, समझ लिया हमने। मुनाफा असीम भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है, ये भी आपने देखा। ऑप्शंस में खरीदार को एक अधिकार बिना बाध्यता का होता है कि वो किसी संपत्ति को तय मूल्य पर खरीदे या बेचे। जब खरीदेगे तो कॉल ऑप्शन और बेचेगा तो पुट ऑप्शन। ऑप्शंस में लचीलापन होता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप किसी चीज को स्किप भी कर सकते हैं, मूवी देखना स्किप भी कर सकते हैं। संभावित लाभ क्या है, जो विशेषज्ञ निवेशक हैं वो डेरिवेटिव्स का उपयोग हेजिंग के लिए, संतुलन स्थापित करने के लिए करते हैं, जिसमें वे नुकसान को कम कर सकते हैं। कम पूंजी में बड़े निवेश की सुविधा है, लिवरेज भी मिलता है, बहुत ज्यादा फायदा भी इसके माध्यम से हो सकता है। मान लिया अगर आप स्टॉक में निवेश करते हैं और स्टॉक की कीमत आपने 200 रुपए पर कोई शेयर खरीद लिया है, कोई शेयर 200 रुपए में खरीद लिया और भविष्य में उसकी कीमत 500 रुपए हो गई है, तो आप उसके माध्यम से बहुत पैसा भी कमा सकते हैं। जोखिम यह है कि नुकसान भी इससे बहुत बड़ा हो सकता है, और ऐसा माना जाता है कि 90% रिटेल निवेशक इसमें अपना पैसा गंवा देते हैं। और यह भी है कि इस किसी प्रकार की कोई संपत्ति नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू का निर्धारण ही अंडरलाइंग एसेट्स पर हो रहा है, तो ये अपने आप में संपत्ति नहीं। इनके पास मूल्य वृद्धि की कोई दीर्घकालिक संभावना नहीं होती, यानी आपको बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है, और ये आपकी संपत्ति के दीर्घकालिक एसेट्स नहीं हो सकते, ये भी इसका एक जोखिम रहता है। तो हमने समझ लिया ये डेरिवेटिव्स वस्तुतः है क्या, बहुत आसान भाषा में। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि
इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड से जुड़ा हुआ है। और हाल ही में एक रिपोर्ट आई है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के माध्यम से व्यवसायों का, अलग अलग तरह के जो व्यवसाय हैं उनका पुनरुद्धार करने में मदद मिली है। और पिछले 3 वर्षों में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत जो टोटल स्वीकृत जो रेजोल्यूशन प्लान्स हैं उनमें से 60% योजनाएं स्वीकृत की गई है। यानी जो टोटल रेजोल्यूशन प्लान हमारे सामने आए थे उसमें से 60% को जो स्वीकृति मिली है वो पिछले 3 वर्षों में मिली है, जो कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की एक सफलता की ओर इंगित करती है, सफलता की ओर इशारा करती है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड बोर्ड ऑफ इंडिया का कहना है कि ये दर्शाता है कि ये जो कानून है आईबीसी का, ये व्यवसायों के पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण रूप से अच्छा साबित हो रहा है और 30,000 से अधिक मामलों में 13.8 ट्रिलियन रुपए की डिफॉल्ट राशि को प्रवेश से पहले का मतलब जब ये मामला दर्ज कर लिया जाता है एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में, उससे पहले ही निपटा दिया गया है। और किसी तरह के विवाद के समाधान को पहले से ही निपटा लिया जाए, इसलिए तो आईबीसी सरकार लेकर के आई थी। और ये दिखाता है कि अगर हमने इतनी डिफॉल्ट राशि के मामलों को पहले ही निपटा लिया है तो ये आईबीसी की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करता है। आईबीसी के बारे में सामान्य तथ्य जान लेते हैं, वरना ये मुद्दा समझ में ही नहीं आएगा। सरकार दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 में लेकर के आई थी और इसका सीधा सा ये मतलब था कि समयबद्ध तरीके से यानी एक टाइम बाउंड तरीके से कंपनियों, व्यक्तियों और साझेदारी यानी पार्टनरशिप के दिवालियेपन एवं शोधन अक्षमता यानी उनके इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी को हल करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान कर दी जाए। दिवालियापन किसको कहते हैं? दिवालियापन वो स्थिति होती है जहां कोई व्यक्ति या संगठन की जो देनदारियां होती हैं, लाइबिलिटीज जो होती हैं, उसकी परिसंपत्तियों से अधिक हो जाती है। यानी हमें किसी को पैसा देना है तो हमारी परिसंपत्ति से ज्यादा पैसा देना है हमें, तो उसको हम दिवालियेपन के रूप में व्याख्यायित करते हैं। और वह संस्था अपने दायित्वों या ऋणों को चुकाने के लिए पर्याप्त नकदी नहीं जुटा सकती। अगर हमारी देनदारियां हमारी टोटल एसेट से, हमारी परिसंपत्तियों से ज्यादा हो जाएंगे तो हम किस प्रकार से पैसा जुटा पाएंगे, जो भी पैसा हमें देना है। इस स्थिति को हम दिवालियेपन के रूप में संबोधित करते हैं। शोधन अक्षमता यानी बैंक्रप्सी का क्या मतलब होता है? जब किसी व्यक्ति या कंपनी को कानूनी रूप से अपने देय और भुगतान योग्य बिलों का भुगतान करने में असमर्थ घोषित कर दिया जाता है। एक प्रकार से व्यक्ति नहीं दे पाता है, उसकी जो देनदारियां हैं वो परिसंपत्ति से ज्यादा हो जाती है, उसके एसेट से ज्यादा हो जाती है। जब इसको कानूनी रूप से घोषित कर दिया जाए तो इसको हम बैंक्रप्सी के नाम से संबोधित करते हैं, क्योंकि यहां पर एक प्रकार से कानूनी रूप से अपने देय और भुगतान योग्य बिलों का भुगतान करने में असमर्थता को घोषित कर दिया जाता है। इसमें एक संशोधन भी किया गया था और संशोधन कब किया गया था? वर्ष 2021 में एक संशोधन किया गया था। संशोधन किया था माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए अधिक कुशल दिवाला समाधान इंसॉल्वेंसी सॉल्यूशन ढांचा प्रदान करने के लिए 2016 की संहिता में कोड में सुधार किया गया। सभी हितधारकों यानी जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उनके लिए त्वरित, लागत प्रभावी और मूल्य अधिकतम परिणाम इसके माध्यम से सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। यानी जितने भी समाधान हो वो त्वरित गति से हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो और मूल्य अधिकतम परिणाम यानी उसमें किसी प्रकार का नुकसान भी न हो। इस सभी मामलों के लिए एक बोर्ड की भी स्थापना हुई जिसको हम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से संबोधित करते हैं। जो आईबीबीआई है वो भारत में दिवालियापन कार्रवाई की देखरेख करने वाला एक नियामक प्राधिकरण है। किस प्रकार का प्राधिकरण है? एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। आईबीबीआई के अध्यक्ष और 3 पूर्णकालिक सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो चाहे अध्यक्ष हो और 3 पूर्णकालिक सदस्य हो, किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। वे वित्त, कानून और दिवालियापन के क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं और साथ ही इसमें कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर भी होते हैं यानी पदेय सदस्य भी होते हैं। कार्रवाई का न्याय निर्णय किस प्रकार से किया जाता है? अगर किसी भी 2 व्यक्तियों के बीच, संस्थाओं के बीच विवाद हो जाता है, जो पैसा उधार देता है और जिसके पास देनदारियां होती हैं, अगर विवाद हो जाए तो उसका समाधान किस प्रकार से होता है? एक है राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण यानी नेशनल कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल। ये कंपनियों के लिए कार्रवाई का निर्णय लेता है और इसी की तरह का एक पैरेलल
एक और न्यायाधिकरण है ऋण वसूली न्यायाधिकरण, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। ये व्यक्तियों के लिए कार्रवाई संभालता है और ये क्या करते हैं, ये समाधान प्रक्रिया यानी जो रेजोल्यूशन प्रोसेस है उसकी शुरुआत को अनुमति देने और पेशेवरों की अनुमति देते हैं कि किसी भी मामले की शुरुआत की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए, इसकी अनुमति प्रदान करते हैं। कंपनियों के मामले में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण करता है और सामान्य व्यक्तियों के संदर्भ में ऋण वसूली न्यायाधिकरण करता है, अनुमति देते हैं। साथ ही मामलों के समाधान के लिए पेशेवरों की नियुक्ति भी करते हैं और जिनको ऋण दाता होते हैं, ऋणदाताओं के अंतिम निर्णयों का समर्थन करने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका भी ये निभाते हैं। तो ये कुछ बेसिक तथ्य थे जो हमने जाने। इस पूरे का प्रभाव क्या हुआ, आईबीसी को लाने का प्रभाव क्या हुआ? इसका प्रभाव यह हुआ कि केवल लेनदारों के लिए वसूली का माध्यम आईबीसी नहीं बना है, बल्कि क्रेडिट बाजारों को इसने मजबूत किया है, क्योंकि बहुत से विवादों का समाधान जिसमें बहुत ज्यादा पैसे फंसे हुए थे उनका समाधान करने में सक्षम रहा है और क्रेडिट बाजारों को इसने मजबूत किया है। इसके माध्यम से उद्यमिता को भी मदद मिली है, उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप को भी आगे बढ़ाने में मदद मिली है, क्योंकि बहुत सारा पैसा जो केवल विवादों के कारण उपयोग में नहीं आ रहा था वो उनका रेजोल्यूशन हुआ और उनका रेजोल्यूशन आईबीसी के माध्यम से हुआ तो उस पैसे का मार्केट में प्रवेश भी हुआ, जिससे एंटरप्रेन्योरशिप को जो पैसे की जरूरत थी वो भी उपलब्ध हुआ। भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग को भी बेहतर बनाने में इसने मदद की है। तो ये इसका एक महत्वपूर्ण प्रभाव था। अब हम एक महत्वपूर्ण तथ्य पर बात करते हैं जो हमें बताता है कि जो हमारे यहाँ नेट एफडीआई है उसमें गिरावट देखने को मिली है। तो एफडीआई को आप जानते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कोई भी व्यक्ति, बाहर का व्यक्ति अगर भारत में निवेश करता है और वो निवेश जैसे कोई कारोबार स्थापित करने में करता है, कोई ऑफिस खोलने में करता है, कोई फैक्ट्री स्थापित करने में करता है, तो उसको हम स्थायी निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के नाम से जानते हैं। वो स्टॉक या बॉन्ड के बाजार में स्टॉक नहीं खरीदता कि केवल अल्पकालीन जो निवेश किया जाता है, बल्कि दीर्घकालिक निवेश के रूप में एफडीआई को देखा जाता है। तो वित्त वर्ष 2024-25 में जो हमारे यहाँ नेट विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है उसमें 96% की गिरावट देखी गई है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी गिरावट है। ये घटकर यानी जो शुद्ध विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है नेट एफडीआई है वो घटकर केवल $353 मिलियन यानी लगभग 0.4 बिलियन डॉलर के आसपास रह गया है, जबकि 2023-24 में ये कितना था, 10.1 बिलियन डॉलर था। ये गिरावट कम से कम एक दशक में सबसे अधिक मानी जा रही है। इसके विपरीत जो हमारे यहाँ ग्रोस एफडीआई है वो मजबूत बना हुआ है, वो 2024-25 में लगभग 81 बिलियन डॉलर है, जो पिछले वर्ष के 71.3 बिलियन डॉलर से अधिक है। तो फिर इसमें गिरावट क्यों हुई है? इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले हम किसको जाने, नेट एफडीआई को सीधे तौर पर समझने की कोशिश करें। इससे पहले आप ये भी जान लीजिए कि एफडीआई का मतलब क्या होता है। जब विदेशी कंपनियां या कोई भी विदेशी निवेशक भारत में किसी कंपनी या परियोजना में लंबी अवधि का दीर्घकालिक निवेश करता है उसको हम एफडीआई के नाम से संबोधित करते हैं। ये निवेश प्रत्यक्ष स्वामित्व और नियंत्रण के साथ किया जाता है। जैसे फैक्ट्री लगाई जाती है, कोई ऑफिस खेला जाता है, तो स्वामित्व का भी इसी में निर्धारण हो जाता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में स्वामित्व यानी ओनरशिप का भी निर्धारण होता है, कंट्रोल भी होता है जो निवेश करता है। तो नेट एफडीआई किस किस से मिलकर के बनता है? नेट एफडीआई बनता है, एक तो हमारा जो ग्रोस एफडीआई है यानी जो बाहर के विदेशी निवेशक या विदेशी कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं, उसमें से अगर हम किन किन चीजों को घटा दें, ऐसे चीजों को घटा दें कि जो विदेशी निवेशक और जो विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करती हैं और जो वो लाभ कमाती है उस लाभ को अपने देश में वापस भेज दें, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिपेट्रिएशन कहते हैं, प्रेषित कहते हैं, प्रेषण कर देती है, तो उसको हम रिपेट्रिएशन के नाम से संबोधित करते हैं। और साथ ही ऐसी भारतीय कंपनियां जो बाहर निवेश करती हैं, बाहर के देशों में निवेश करती हैं, उसको अगर इसमें जोड़ दिया जाए, यानी भारतीय कंपनियों के द्वारा इंडियन जो कंपनियां बाहर निवेश करती हैं उनके द्वारा जो निवेश बाहर के देशों में किया जाता है, और जो ऐसे विदेशी निवेशक, ऐसे विदेशी कंपनियां जो भारत में निवेश करती हैं और उस पैसे को बाहर भेज जाते हैं, इसके जोड़ को अगर हम ग्रोस एफडीआई में से निकाल दें, ग्रोस सकल एफडीआई में से निकाल दें, यानी जितना भारत में विदेशी कंपनियों और निवेशकों ने निवेश किया है, तो हम नेट एफडीआई की वैल्यू को हासिल कर लेते हैं। तो इस नेट एफडीआई की वैल्यू में एक गिरावट देखने को मिली है, और वो गिरावट इसलिए देखने को मिली है कि हमारे यहां से रिपेट्रिएशन बहुत ज्यादा हुआ है
और इंडियन कंपनीज ने भी बाहर काफी निवेश किया है, इसी के कारण ये गिरावट देखने को मिली है। ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई है आरबीआई की मई 2025 की मासिक बुलेटिन में। आरबीआई ने बताया है कि जो शुद्ध एफडीआई है उसमें गिरावट के दो महत्वपूर्ण कारण हैं। एक तो रिपेट्रिएशन है, भारत में काम कर रही विदेशी कंपनियों द्वारा अपने मुनाफे को वापस अपने देश में भेजना, और ये लगभग कितना रहा है आप इसको देख सकते हैं। रिपेट्रिएशन 2024-25 में 51.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष 44.5 बिलियन डॉलर था। यानी इतने बड़े स्तर पर रिपेट्रिएशन हुआ है। ऐसी विदेशी कंपनियां, निवेशक जो भारत में काम कर रहे थे, उन्होंने अपने देशों को पैसा भेजा है। भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी निवेश में भी एक भारी निवेश किया गया है, यानी भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशों में भी निवेश किया गया है। और इसका भी एक आंकड़ा हमारे सामने आता है कि वर्ष 2024-25 में भारतीय कंपनियों ने 29.2 बिलियन डॉलर का विदेशी देशों में एक प्रकार से निवेश किया है, जो पिछले वर्ष से 75% अधिक है। कोविड के बाद भी एक रुझान देखने को मिला है कि 2020-21 में जो नेट एफडीआई था वो भारत में 44 बिलियन डॉलर था, और 2024-25 में घट करके केवल 0.4 बिलियन डॉलर हो गया है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी गिरावट को ये प्रदर्शित कर रहा है। और रिपेट्रिएशन के साथ साथ भारतीय कंपनियों और निवेशकों का विदेशों में निवेश करना इसका कारण रहा है। भारत क्या कर सकता है? आरबीआई ने कहा कि ये सारी चीजें इस बात का संकेत करती हैं कि भारत अब एक परिपक्व निवेश बाजार बन रहा है, जहां निवेशक आसानी से प्रवेश कर सकते हैं और आसानी से बाहर भी जा सकते हैं। ये कहीं ना कहीं उदारीकरण की महत्वपूर्ण सफलता भी देखा जा रहा है, यानी भारत को एक सुगम्य निवेशक स्थान के रूप में देखा जा रहा है। कोई विदेशी निवेशक भारत में आकर के निवेश भी कर सकता है और भारतीय कंपनियां भी बाहर निवेश कर सकती हैं। और अगर कोई विदेशी निवेशक भारत में निवेश करता है तो अपने प्रॉफिट को बाहर भी भेज सकता है। तो ये कहीं ना कहीं उदारीकरण की नीति की एक सफलता है। निवेशक आसानी से यहाँ प्रवेश कर सकते हैं, आसानी से एग्जिट भी कर सकते हैं। तो इसको एक बहुत नकारात्मक पॉइंट्स के रूप में नहीं देखने की आवश्यकता है। एफडीआई का स्थिर प्रवाह अभी भी भारत में बना हुआ है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र हो, चाहे फाइनेंशियल सर्विसेज हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी और कम्युनिकेशन हो, यानी चाहे विनिर्माण हो, निर्माण नहीं कहना चाहिए इसको क्योंकि निर्माण कंस्ट्रक्शन में आ जाता है, चाहे विनिर्माण सेक्टर हो, चाहे वित्तीय सेवाएं हो, चाहे ऊर्जा और संचार क्षेत्र हो, सभी में एफडीआई का एक स्थिर प्रवाह बना हुआ है। और एफडीआई के कुछ महत्वपूर्ण देश जो भारत में बड़े स्तर पर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रूप में महत्व रखते हैं, वे कौन कौन से हैं? सिंगापुर, मॉरिशस, यूनाइटेड अरब अमीरात, नीदरलैंड्स और अमेरिका। ये कुछ महत्वपूर्ण देश। अब इन सभी टॉपिक से संबंधित एक एक प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। पहला प्रश्न है, डेरिवेटिव्स का मूल्य किस पर आधारित होता है? डेरिवेटिव्स बैंक ब्याज दर पर, सरकार की नीति पर, किसी अन्य संपत्ति अंडरलाइंग एसेट की कीमत पर, मुद्रास्फीति पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, आईबीसी यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के तहत कंपनियों के मामलों की सुनवाई कौन करता है? ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी हाई कोर्ट, ऑप्शन सी राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण और ऑप्शन डी सेबी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण एफडीआई का हो सकता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का हो सकता है। आपके सामने ऑप्शन ए है विदेशी कंपनी द्वारा भारत में ऑफिस खोलना, ऑप्शन बी है विदेशी निवेशक द्वारा शेयर खरीदना और अगले दिन बेचना, ऑप्शन सी है किसी एनजीओ को दान देना, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को दान देना, और चौथा ऑप्शन है भारतीय बैंक में विदेशी बचत खाता खोलना। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देने हैं। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।